नाम राहुल है। हम कुछ समय से एडीपीओ की रिवीजन सीरीज स्टार्ट किए हैं, जहां हम ऑलमोस्ट नए सब्जेक्ट टॉपिक बात कर चुके हैं जो एडीपीओ में न्यू सिलेबस के थ्रू ऐड हुए हैं। आज जो हम उसी सिलेबस में जो न्यू सब्जेक्ट ऐड हुए हैं उसमें जो कई लोगों की डिमांड आ रही थी कि आप न्यू सब्जेक्ट पे और वीडियोस बनाइए, तो आज हम जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है बेलिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एट 2019। ठीक है। और इसका अगर हिंदी में नाम देखें तो इसका नाम है अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019। अब पहले नंबर हम थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम होती क्या है। पहले तो हम इसको देखते हैं अनरेगुलेटेड। अनरेगुलेटेड मतलब जिसपे लॉ ना हो, ठीक है। और डिपॉजिट स्कीम क्या होती है, जो हम क्या करते हैं, कहीं पैसे जमा करते हैं। जो स्कीम्स होती हैं, योजनाएं होती हैं, तो कुछ ऐसी योजनाएं होती हैं जहां लोगों को, उसमें आम लोगों में तो जानकारी, लेकिन उसके बारे में कोई भी कानून नहीं होता है। जैसे हम चिट फंड का नाम ले लें तो चिट फंड ऐसी चीज है जहां कई घोटाले ऐसे हो चुके हैं, लेकिन लोगों को कभी कभी उनका पैसा ही नहीं मिलता जो उनने डिपॉजिट किया है। आपने एक मूवी देखी होगी हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, तो वहां पे ऐसे ही होता है कि वो सबसे पैसे कलेक्ट करके रखते हैं और फिर वो कंपनी भाग जाती है, पता ही नहीं चलता। तो ये क्या है, एक अनरेगुलरिटी है। तो उस यही जो चीजें अराइज हो रही थी, ऐसे कई राज्यों में घोटाले हुए जो हजारों करोड़ तक पहुंचे। ऐसे जो स्कीम्स थी जो लोगों में, मतलब आम जनता में लोगों को पता है, लेकिन जब लोग अपनी मांग करने जाते हैं, अपने पैसे की मांग करते हैं, तो वो कंपनी का ही नहीं पता रहता। तो उसी को रेगुलेट करने के लिए जो एक एक्ट लाया गया था जिसका नाम है बेनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम 2019। ठीक है। अब हम इस एक्ट पे बात करते हैं तो उसकी इनेक्टमेंट डेट है 31 जुलाई 2019, और इसका इन्फोर्समेंट कब आया था, 21 फरवरी 2019 में। अब देखिए, इसमें जो टोटल सेक्शन है वो 44 है, तो हम इसको पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। तो जो एक्ट है ये, इसका नाम जो टाइटल है वो हम पढ़ चुके हैं, और इसका एक्सटेंशन कहाँ तक है, ये होल ऑफ इंडिया। लेकिन ये एक्ट है 90 में ही बनाया गया, लेकिन इसका एक्सटेंशन जम्मू एंड कश्मीर पे नहीं होता है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इसका एक्सटेंशन जम्मू एंड कश्मीर पे नहीं है। ठीक है। फिर इसके डेफिनेशन क्लॉज में जाते हैं। तो फर्स्ट है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ जाती है, ठीक है। और जो यूनियन टेरिटरी है, जहाँ पे लेजिस्लेचर है भी या नहीं भी है, तो वो भी आ जाते हैं। पौंडीचेरी, जहाँ पे पौंडीचेरी राज्य है, जहाँ पे भाई उनकी लेजिस्लेचर है, तो वो भी आती है इसमें। दिल्ली राज्य ऐसा है जहाँ पे उनकी लेजिस्लेचर है, तो वो भी इसमें इंक्लूड है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में। और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। फिर कंपनी जो सेक्शन 2 के 20 में जो दी गई है कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन में, वो आता है। फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो सेक्शन 7 में हम पढ़ेंगे। अब देखिए, इसमें एक जो डेफिनेशन है जो 24 में दी गई, डिपॉजिट निक्षेप, तो ये बहुत बड़ी है। और इसका मतलब इतना तो है नहीं कि एग्जाम पर्पस इतना सब पूछे, क्योंकि ये ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन है। तो ये जरूर पूछ सकते हैं कि ये किस सेक्शन में दी गई है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2 के 4 में दी गई है। इसकी जनरली हम बात कर ले कि अब निक्षेप क्या होता है, तो कई टाइप की फंडिंग होती है जहाँ पे हम जमा करते हैं, ठीक है। जैसे इसमें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के थ्रू आप शेड्यूल बैंक, जो बैंक होते हैं वहां पे आप जमा करते हो, आप अपनी सेविंग्स जमा करते हैं, ठीक है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशन बनाया है जहाँ पे आप जमा करते हैं, ठीक है। आजकल गवर्नमेंट की खुद ऐसी सरकारी योजनाएं चलती हैं जहाँ गांव में लोग पैसे कलेक्ट होते हैं, तो वो एक लॉ के थ्रू चल रही है, तो वो एक गवर्न हो रहे हैं, ठीक है। कोई आप लोन लेते हैं या एडवांस, मान लीजिए लोन लेते हैं, चाहे कृषि के लिए लोन ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो वो इस सब चीज में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें इंटरेस्ट, बोनस और प्रॉफिट ये सब भी इंक्लूड है। लेकिन इसमें जो बताए गए हैं क्या इंक्लूड नहीं है, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के थ्रू जो चीजें जमा होती वो इसमें इंक्लूड नहीं है। अगर आरबीआई ने कोई लॉ के थ्रू जो बना है पब्लिक इंस्टीट्यूशन जहां से आप पैसे जमा, तो वो नहीं होते। यहाँ जनरल डिपॉजिट की बात करिए, जो आप आम उसमें जमा करते हैं, किसी के यहाँ आप उधार लेके आए, ठीक है,
तो फिर उसके बाद आप उसको ब्याज समेत जमा करते हैं उस पैसे, जो आम जगह चलता है। ठीक है, इसमें बैंकिंग वाली जो चीजें हैं वो इंक्लूड नहीं है। अब देखिए इसमें और कौन सी डेफिनेशन काम की है, तो एक है डिपॉजिटर की। तो सेक्शन 2 के 5 में दी गई है डिपॉजिटर। तो मेक्स एनी पर्सन हु मेक्स अ डिपॉजिट, तो जो व्यक्ति डिपॉजिट करता है वो डिपॉजिटर कहलाता है। फिर 6 है डिपॉजिटर टेकर। तो ये बड़ी है, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकती है कि कौन कौन इसमें इंक्लूड है। तो मतलब डिपॉजिट टेकर मतलब वो जो पैसा जमा है वो लेगा कौन। ठीक है, मतलब निक्षेप लेने वाला। तो जो 6 है ये भी 2 के 6 वाली है, ये भी थोड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, तो इसमें दिया गया है एनी इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, तो या तो एक व्यक्ति है या उनका कोई ग्रुप है वो ले रहे हैं, या प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है, कोई स्वत्वधानी है, कोई पार्टनरशिप फर्म है जो पैसा ले रही है, या कोई लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है। ठीक है, कोई कंपनी है जो पैसे लेने का काम कर रही है, या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, कोई सोसाइटीज बनी है। ठीक है, कोई ट्रस्ट है, और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। एनी अदर मैनेजमेंट ऑफ व्हाट सो एवर नेचर रिसीविंग सॉलिसिटिंग डिपॉजिट। ठीक है, कोई कॉर्पोरेशन है जहाँ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू बनाया गया है, वो पैसे ले रहा है। ठीक है, बैंकिंग है, करस्पॉन्डिंग बैंक, न्यू बैंक्स हैं वो भी जो लेते हैं। ठीक है, आप लोन लेते हो तो फिर उससे वो ईएमआई आपसे भरवाते हैं। तो इस तरीके की चीज क्या है, किसमें आता है, डिपॉजिट टेकर में। तो यही इंपॉर्टेंट थी। फिर इसमें देखिए पर्सन 210 में जो पर्सन है उसमें कौन कौन इंक्लूड है। पहले तो इंडिविजुअल, कोई जो विशिष्ट व्यक्ति, सिर्फ वो अकेला। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, कंपनी है, ट्रस्ट है, पार्टनरशिप फर्म है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है वो भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी जो हमारी जगह पढ़ते हैं कि मूवेबल इमूवेबल, ठीक है, कॉर्पोरल इनकॉर्पोरेट, तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्पस से। अब हम देखते हैं इसमें 17। तो 17 जो एक्ट के ही बारे में जो बात करेंगे कि अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम क्या होंगी। मीन्स अ स्कीम or an arrangement under which the deposit are accepted or solicited by any deposit taker by way of business or which is not regulated। तो हमने जब इसका इंट्रोडक्शन बता रहे थे तभी हमने बताई थी कि ऐसी स्कीम जहाँ पे आप क्या पैसे आप लेते हो, जमा करवाते हो, लेकिन उसके लिए कोई प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है, तो वो क्या होती है, अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम होती है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि 217 में दी है कौन सी, अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम। अब देखिए इसका जो चैप्टर सेकंड है ये बात करता है बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम। तो सेक्शन 3 है बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम। ठीक है, तो अनरेगुलेटेड पहले नंबर तो ये बोल दिया गया कि जैसे ही एक कमिटमेंट में आता है सारी जो अनरेगुलेटेड जो रेगुलेटेड स्कीम है वो बैंड हो जाएंगी। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, उन पे पाबंदियां लग जाएगी। फिर बी बात करता है नो डिपॉजिट टेकर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रमोट और ऑपरेट। कोई भी जो डिपॉजिट टेकर है, जो पैसा लेने वाला, इस चीज को प्रमोट नहीं करेगा, चाहे डायरेक्टली और चाहे इनडायरेक्टली, ना ही इसका कोई एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा। फिर सेक्शन 4 है, ये बात करता है फ्रॉडुलेंट डिफॉल्ट इन रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम। अब देखिए नो डिपॉजिट टेकर व्हाइल एक्सेप्टिंग डिपॉजिट इन परसुएंट ऑफ रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम शैल कमिट एनी फ्रॉडुलेंट। ठीक है, आप क्या करो, अगर मान लो कोई डिपॉजिट ले रहे हो तो आप कोई भी ऐसा काम नहीं करोगे कोई भी फ्रॉडुलेंट इंटेंशन से। ठीक है, जिससे उसको उस पैसे का रिटर्न ना मिल पाए। ठीक है, तो आप कोई भी ऐसा डिफॉल्ट नहीं करेंगे। फिर सेक्शन 5 रॉन्गफुल इंड्यूसमेंट इन रिलेशन टू अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम। जो उसमें क्या है, उत्प्रेरण। ठीक है, इंड्यूसमेंट, नो पर्सन बाय व्हाट एवर नेम कॉल्ड सेल नोइंगली मेक एनी स्टेटमेंट। ठीक है, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं देगा, ना ही कोई प्रॉमिस करेगा, ना कोई फोरकास्ट करेगा जो है फॉल्स है, डिसेप्टिव, मतलब आप क्या कर रहे हो उसको झूठे कोई आश्वासन दे रहे हैं, कोई कथन वचन या भविष्यवाणी नहीं कि नहीं इसके बाद तुम्हारा पैसा इतना डबल हो जाएगा, 4 गुना मिलेगा, 8 गुना होगा, तो आप ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो ये सेक्शन 5 ये बात करता है। सेक्शन 6 है सर्टेन स्कीम टू बी अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम। तो अब प्राइस चेक और मनी सर्कुलेशन स्कीम बेस्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ
प्राइस चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट 1978 शैल बी डीम्ड टू बी। ठीक है, तो जो हमने बात करी थी ना, जैसे चिट फंड जो होते हैं, तो वो अगर उसके लिए एक अलग से एक प्राइस चिट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम एक्ट बनाया गया था 1978, तो उसके थ्रू भी जो चीज बैन हो रही है वो भी इस एक्ट में आएगी। तो ये सेक्शन 6 ये बात करता है। फिर चैप्टर 3 जो है वो अथॉरिटी की बात करता है। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होगी, ठीक है। तो सेक्शन जो 7 है वो हमें देखना है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि अधिकांश ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि इस एक्ट में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है, तो इसको हम देखते हैं। सेक्शन 7 तो ये बात करता है द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हम देख के आए हैं सेक्शन 2 में, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, जहां पे लेजिस्लेचर है वो सब आते हैं। ठीक है, तो अपॉइंट वन एंड मोर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू दैट गवर्नमेंट। तो देखो, गवर्नमेंट सेक्रेटरी होते हैं, उससे नीचे की रैंक के क्या नहीं होंगे, जो गवर्नमेंट सेक्रेटरी है ना, उससे नीचे की रैंक का कोई भी प्राधिकारी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में अपॉइंट नहीं किया जाएगा। तो एक या एक से ज्यादा किए जा सकते हैं। अब देखिए, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट सच अदर ऑफिसर। तो ठीक है, उस अब देखिए, वो अकेला व्यक्ति तो पूरा ऐसा काम करेगा नहीं, तो उसकी फंक्शनिंग के लिए पूरा ऑफिस और जो अदर ऑफिसर है वो भी अपॉइंट किए जाएंगे। तो गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू ये अदर ऑफिसर भी अपॉइंट किए जा सकते हैं। फिर अच्छा, अब देखिए, इसमें हम जो सबसेक्शन 3 है इसमें हम बात करते हैं कि क्या होता है। इसमें एक में हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होती है, जब्त होती है, प्रॉपर्टी जब्त होती है। अगर आप ऐसी स्कीम चला रहे हैं तो उसके लिए भी ऑफिसर्स क्या है, अपॉइंट किए जाएंगे, जो क्या करेंगे, जो अगर कोई इस एक्ट का कंट्रावेंशन करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी या जो भी मनी है वो जब्त करी जाएगी। ठीक है, अब देखिए सबसेक्शन 4 है द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सेट फॉर द पर्पस। ठीक है, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को क्या सिविल कोड के पावर होंगे, तो जो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के थ्रू जो पावर दिए गए वो उसकी फंक्शन कर सकता है। क्या क्या कर सकते हैं, डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, कंपेलिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड, receiving evidence on affidavit, issuing commission for the examination of witness and documents, and any other matter which may be prescribed। ठीक है, फिर फिफ्थ सबसेक्शन 3 फिफ्थ बात करता है द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शेल हैव पावर टू समन एनी पर्सन। ठीक है, तो ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास एक पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, समन जारी कर सकते हैं। फिर सबसेक्शन 6 है ऑल द पर्सन हु समन शेल बी बाउंड टू अटेंड। ठीक है, जो जिसको समन जारी किया जाता है वो बाउंड है अटेंड करने की, जो प्रोसीडिंग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के समक्ष चलती हैं। फिर सबसेक्शन 3 एवरी प्रोसीडिंग अंडर सबसेक्शन 4 एंड 5 शैल बी डीम्ड टू बी अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो वो जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी जाएगी सेक्शन 193 एंड 228 ऑफ आईपीसी। तो हमें बस इतनी ही बात ध्यान रखनी है। फिर सेक्शन 8 जो है ये बात करता है डेजिग्नेटेड कोड। तो अब डेजिग्नेटेड कोड कौन सी होगी, अगर इससे कंट्रावेंशन कोई व्यक्ति कर रहा है और कोई ऑफेंस क्रिएट हो रहा है तो उसके लिए ट्रायल कौन करेगा, तो ये हमें बात ध्यान रखनी है। एक तो हमने सेक्शन 7 में जो बात करी है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की, जो जो स्टेट सेक्रेटरी उससे नीचे का कोई अधिकारी नहीं होगा, और जो फिर हमें बात करनी है सेक्शन 8 की। तो सेक्शन 8 में क्या बात करता है, डेजिग्नेटेड कोड। तो डेजिग्नेटेड कोड में हम देखते हैं कि कौन 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 को पावर है। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शेल विद द कंकरेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट। तो जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो किससे कंसर्न करेगी, सहमति किससे प्राप्त करेगी, उस राज्य की हाई कोर्ट से, उच्च न्यायालय से। फिर बाय द नोटिफिकेशन कंस्टिट्यूट वन एंड मोर कोर्ट। ठीक है, तो उनसे कंसर्न करने के बाद क्या करें, एक या एक से ज्यादा कोर्ट क्या एस्टेब्लिश की जा सकती है, जो जानी जाएगी क्या, डेजिग्नेटेड कोर्ट, अभिनिहित न्यायालय। For the such area or area of such case, the case may be specified in such notification which shall be presided over by judge not below the rank of district and session judge। अब देखिए, इसमें कौन जज होगा, कौन सी रैंक से नीचे का नहीं होगा।
सेशन जज एंड एडिशनल जो सेशन जज होते हैं उससे नीचे की रैंक का कोई जज नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इसका सबसेक्शन ये आप बिल्कुल इस पर ध्यान रखना, ये एग्जाम पर्पज से पूछ सकते हैं कि जो डेजिग्नेटेड कोर्ट में है कौन होगा, जज कौन होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत से एक्ट जहाँ पढ़े जहाँ पे हम जेएमएफसी को पावर देखते हैं, यहाँ पे किसको पावर है, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जो है या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज है उनको रहेगा। अब देखिए इसका सबसेक्शन 2 है जो बात कर नो कोर्ट अदर देन द डेजिग्नेटेड कोर्ट। ठीक है, तो जो ये कोर्ट बताए गए डेजिग्नेटेड कोर्ट जो इनको जो इस एक्ट में जो पावर दिया गया वो कोई और अदर कोर्ट एक्सरसाइज नहीं करेगी, तो डेजिग्नेटेड कोर्ट के अंदर ही ट्रायल चलेंगे। फिर सबसेक्शन 3 है व्हेन trying a offense under this act the designated court may also try an offense other than an offense under this act which the accused may under the code of civil procedure and the charge of central। अगर मान लीजिए उस कोई एक्यूज आया और उसमें जो ट्रायल चल रहा है जो इस एक्ट का उसने कंट्रावेंशन किया वो तो चल रहा है, साथ साथ अगर उस पे कोई और भी इसी काइंड के ऑफेंस है किसी दूसरे एक्ट के थ्रू तो वो भी उसी ट्रायल में सेम ट्रायल में चल सकते हैं। आई होप आपको ये सेक्शन 1 to 8 समझ में आए होंगे। इसके आगे वाले जो सेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।